आपका बिहार पुलिस बैच जो ऑफलाइन चल रही है उसमें सेल्स पढ़ा रहे हैं, समझे ना। और यहाँ पर सेल्स से ही क्वेश्चन डाला गया है, पूछा गया है, बल्कि ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है, यानी इसमें से निम्नलिखित में से कौन है या इसमें से कौन है, फिर सबको बताया तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं सब आपका बिहार पुलिस लेवल का है, समझे ना। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो देखिएगा ये कोशिका है साहब, ये क्या है, कोशिका है, ये कोशिका है। तो कोशिका जो होता है ना उसमें एक ऐसी कोशिका एक होता है एक कोशिकीय जीव, कोशिका में एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और एक होता है बहुकोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। तो जिस जीव की उत्पत्ति या जिस जीव का निर्माण एक कोशिका से होती है उससे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम और ये क्या कहते हैं एसिटोबिलिरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव है। और जिस जीव का उत्पत्ति बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से होता है उससे हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव एक नहीं है, एक कोशिकीय जीव बहुत से आपको मिलेगा, बहुत से एक कोशिकीय जीव है। लेकिन इसमें पूछा कि अगर मानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे एक कोशिकीय जीव है तो सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव कौन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है एसिटोबिलिरिया, समझे ना। ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है, तो ये इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए वो आगे देखिएगा, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दल है जिसका स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं किए थे। जो बच्चे लाइन में जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी अपना जवाब देंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या है जी, क्या मारा सब बच्चा, बी मार रहा है। चलिए जो बी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं साहब, क्योंकि इसमें हाँ ध्यान देगा। क्वेश्चन क्या है कि लिखित में से किस दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का स्थापना 1942 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, और ये पार्टी 1946 ईस्वी में संविधान सभा के निर्वाचन में भाग भी लिया था। आप लोगों को पता होगा हमारे देश में संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। जब हमारे देश में संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था तो बहुत से पार्टियों ने चुनाव लड़े थे। तो उसमें अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ भी चुनाव लड़ा था 1946 में। तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का स्थापना 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, और ये पार्टी 1946 में चुनाव लड़ा था। अब बात करते हैं स्वतंत्र लेबर पार्टी का। तो स्वतंत्र लेबर पार्टी का स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया था, और ये किए थे 1936 में। और 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुआ था, जिसमें बिहार में भी पहली बार विधानसभा का चुनाव 1937 में हुआ था, पता है ना। तो स्वतंत्र लेबर पार्टी का स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, और 1937 ईस्वी में भारत में प्रांतीय चुनाव हुआ था, जिसमें ये पार्टी बॉम्बे से चुनाव लड़ा था। तो ये पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन का जो आंसर है इसका संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। लेकिन स्वराज पार्टी जो है ना, तो स्वराज पार्टी का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किए थे। स्वराज पार्टी का स्थापना असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर, यानी महात्मा गांधी ने चौरा चौरी हत्याकांड के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने से नाराज होकर 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये दो व्यक्तियों ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, स्वतंत्र लेबर पार्टी का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, लेकिन स्वराज पार्टी का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया। यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया है, वो कौन है, स्वराज पार्टी। आगे क्या रहा है,
राष्ट्रीय कृषि विपणन स्वतंत्र, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर भी कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी शहर। इसे हम गुलाबी शहर भी कहते हैं साहब। चलिए आगे देखिएगा। आगे कह रहा है ना कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से, कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उसे मार दिया गया? ये 4 व्यक्ति में से कौन से ऐसे व्यक्ति है जिसको उसके मित्र ने धोखा दिया तब अंग्रेजों से मार दिया? ऐसे अंग्रेज के सामने हार नहीं माना था, अंग्रेज के सामने हार नहीं माना था। तो इसका राइट आंसर होगा तात्या टोपे। इसका राइट आंसर कौन होगा? तात्या टोपे। अब चलते हैं पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो नाना साहेब कानपुर से लड़ गए थे। नाना साहेब कानपुर से लड़ गए थे और जब ये अंग्रेज से लड़ते हुए हार जाते हैं तो ये कानपुर छोड़कर नेपाल भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं? नेपाल। लेकिन नेपाल सरकार अंग्रेज को इसकी जानकारी दे देती है। तो ये भी पूछता है कि 1857 की क्रांति में कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो अंग्रेज को सहयोग किया था भारत के खिलाफ में? तो वो है नेपाल। तो नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे, लेकिन नाना साहब का जो सेनापति जो था ना, नाना साहब का जो सेनापति था वो सेनापति तात्या टोपे था। तात्या टोपे था। तो युद्ध लड़ते समय नाना साहब जब हार गए तो वो कानपुर छोड़कर नेपाल भाग गए, लेकिन तात्या टोपे कानपुर छोड़कर कहीं नहीं भागे। वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़ गए, रानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़ गए और रानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़कर अंग्रेजों की हालत खराब कर दी। वो अंग्रेजों से हार ही नहीं माने, अंत समय तक लड़ते रहे। जब 1857 की क्रांति खत्म हो गई थी तो 1858 में लड़ गए थे। यानी तात्या टोपे 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद भी अंग्रेजों से रुक रुक कर लड़ गए थे, लेकिन लड़ गए थे, आंदोलन जारी रखे हुए थे। लेकिन तात्या टोपे के ही एक मित्र था जिसका नाम था मानसी। मानसी, और ये मानसी को अंग्रेज ने खरीद लिया और ये मानसी पैसा लेकर अपना ईमान बेच दिया और ये मानसी ने तात्या टोपे को अपने पास बुलाया और अंग्रेज से पकड़वा दिया और अंग्रेज तात्या टोपे को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया। क्या दे दिया? फांसी दे दिया। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पे बनेगा ना कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जिसके दोस्त ने धोखा दिया, दोस्त ने उसके साथ गद्दारी किया और अंग्रेज ने उसको पकड़कर फांसी चढ़ा दिया। तो कौन है? तात्या टोपे। और वो दोस्त कौन है? मानसी। बात करते कुंवर सिंह का। कुंवर से 1857 की क्रांति में बिहार से लड़ गए थे और खान बहादुर खान जो है ना वो 1857 की क्रांति में बरेली से लड़ गए थे। कहां से लड़ गए थे? बरेली से लड़ गए थे। अब आगे देखिएगा, आगे कह रहा आसमान का रंग नीला रंग होने का कारण क्या है? अब देखिएगा, बात करते हैं आसमान। कह रहा है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हकीकत यह है ना कि आसमान का रंग नीला है ही नहीं है, आसमान का रंग काला है। अगर ये आपकी आसमान है ना, ये आसमान है, तो आसमान का रंग जो है ना वो काला है, लेकिन आसमान के नीचे वायुमंडल है साहब। आसमान के नीचे क्या है? वायुमंडल है। अब वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन होती है और प्रकाश की प्रकीर्णन में होता यह है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश जलवाष्प या किसी कान से टकरा कर विभिन्न भागों में विभक्त हो जाती है। उसमें उसी में नीला रंग जो है ना पीछे की ओर भागता है और नीला रंग जब पीछे की ओर भागता है तो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो आसमान का रंग नीला प्रकाश की प्रकीर्णन से दिखाई देता है। किससे दिखाई देता है? प्रकाश की प्रकीर्णन से दिखाई देता है। लेकिन हकीकत में उसका रंग नीला नहीं होता है। हकीकत में उसका रंग कैसा है? काला। रात में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, रात में आसमान को देखिएगा काला दिखाई देगा। और दिन में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यही कारण दिन में आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अगर आप वायुमंडल से ऊपर जाइएगा ना, यानी धरती पर से आसमान को देखिएगा तो आसमान आपको नीला दिखाई देगा, लेकिन वायुमंडल के ऊपर से जाके देखिएगा ना तो आपको काला दिखाई देगा। अगर वायुमंडल ना होता ना तो आसमान का रंग हकीकत में काला होता है। प्रकाश की प्रकीर्णन का खोज हुआ था साहब 28 फरवरी 1928 ईस्वी को। 28 फरवरी 1928 ईस्वी को। और प्रकाश की प्रकीर्णन का खोज किया है सीवी रमन। कौन किया है? सीवी रमन ने किया। प्रकाश की प्रकीर्णन का खोज किया सीवी रमन। 28 फरवरी को प्रकाश की प्रकीर्णन का खोज हुआ है। इस खुशी में 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। लाइए थोड़ा उन लोगों को भी देख लेते हैं। चलिए, आप लोग कोई दिक्कत ना हो रही है? चलिए, आप लोग भी सही सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा।
आगे अब कह रहा है ना 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहां से कहां तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो कहां से कहां तक है। तो देखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहां से कहां तक है, ये होगा आपका दिल्ली से कोलकाता है, दिल्ली से कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि दिल्ली से पाकिस्तान सीमा जो है ना वो NH1 है, दिल्ली से पाकिस्तान सीमा जो है वो NH1 है, और दिल्ली से कोलकाता जो है वो NH2 है, NH2 है। अब आगरा से मुंबई है ना, इसका ट्रिप है दीपा दिक्को आमू मुच्चे कोचे कुमु बकदिमु। तो दीपा दिक्को आमू मुच्चे ये हो गया NH3, ये क्या हो गया NH3, और ये हो गया NH4, ये हो गया NH4। ये क्या पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहां से कहां तक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ना वो दिल्ली से कोलकाता तक है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी नेशनल हाईवे 1 जो है ना वो दिल्ली से पाकिस्तान है, नेशनल हाईवे 3 जो है वो आगरा से मुंबई है, नेशनल हाईवे 4 है वो मुंबई से चेन्नई है, और सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछे ना तो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है साहब, 7 है, जिसका नया नाम हो गया है NH44, जिसको हम 7 बोल रहे हैं वो आज के डेट में किस नाम से जाना जाता है NH44। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना वह 47 का A, 47 का A, और इसका ये पड़ता है केरल में, कहाँ पड़ता है केरल में है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यही है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है साहब, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है जो पहले NH7 के नाम से जाना जाता था, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 का A, ये पड़ता है केरल में वेम्बनाड झील में है, समझना बेलीगंटन द्वीप पर है। यानी अगर पूछा जाए कि 47 का ये है कहाँ तो बेलीगंटन द्वीप पर है, सॉरी ये जो है वो है बेलीगंटन द्वीप पर, और वो है वेम्बनाड झील पर, वेम्बनाड झील, बल्कि ये बेलीगंटन द्वीप वेम्बनाड झील कहाँ पड़ता है केरल में पड़ता है। अब आगे देखिएगा 7 नंबर, तथा भारतीय संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना है ना, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में आपका भारतीय संविधान की उद्देशिका में संप्रभुता ध्यान देगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें संप्रभुता हो गया, लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, जैसे बहुत सी चीज है। तो उसी तरह से उद्देशिका में स्वतंत्रता भी है, और उसी तरह से उद्देशिका में बंधुत्व भी है, और उसी तरह से उद्देशिका में न्याय भी है। ये सब उद्देशिका का पार्ट बोल रहे हैं, समझ ना, ये हम क्या बोल रहे हैं पार्ट बोल रहे हैं कि उद्देशिका का कौन कौन सा पार्ट है। तो उद्देशिका का जितने भी पार्ट बोले ना उसी में उद्देशिका का एक पार्ट है न्याय। उद्देशिका का पार्ट क्या है न्याय है। ऐसे होता ना कि हमारे उद्देशिका का पहला पार्ट है संप्रभुता संपन्न, यानी हमारा देश संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हमारे उद्देशिका में है लोकतंत्र, हमारे उद्देशिका में गणतंत्र, हमारे उद्देशिका में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष है, स्वतंत्रता है, और बंधुत्व है, पंथ निरपेक्ष है। उसी तरह से हमारी उद्देशिका में क्या है न्याय है। तो हमारी उद्देशिका में कह रहा है कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो हमारी उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के, यानी उद्देशिका जो है ना वो हमें 3 प्रकार का न्याय देता है। फर्स्ट न्याय हमें सामाजिक न्याय, फर्स्ट न्याय क्या मेरा है, हाँ तो फर्स्ट है मेरा सामाजिक न्याय, फर्स्ट है मेरा सामाजिक न्याय। दूसरा है साहब आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और तीसरा जो है ना वह है राजनीतिक न्याय। क्या है राजनीतिक न्याय। तो हमारा जो प्रस्तावना है वो हमें 3 तरह के न्याय देता है। ये जो क्वेश्चन है हमारा प्रस्तावना जो है वो हमें 3 तरह के न्याय देता है, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। मतलब ये हुआ कि सामाजिक स्तर पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, आर्थिक स्तर पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, राजनीतिक स्तर पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबके साथ न्याय हो। चलिए अब देखिएगा ये तीनों पॉइंट जो है ना, ये जो तीनों पॉइंट है ना, जानते तीनों पॉइंट कहां से लिया गया है। ये तीनों पॉइंट लिया गया है रूसी क्रांति से। कहां से लिया गया है रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति कब हुआ था 1917 में ना हुआ था, 1917 में हुआ था रूसी क्रांति। तीनों के तीनों पॉइंट लिया गया रूसी क्रांति से। अगर ये पूछा गया कि हमारे प्रस्तावना में जो न्याय के जो 3 गो पॉइंट है ये तीनों पॉइंट कहां से लिया गया है रूसी क्रांति से लिया गया है। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित रहता है, कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित रहता है, समझना कोशिका भित्ति। तो देखिएगा अगर
कोई कोशिका है, ध्यान देगा, अगर कोई कोशिका है तो कोशिका है तो कोशिका भित्ति जो होता है ना, कोशिका का बाहरी आवरण होता है। कोशिका भित्ति जो होता है वो कोशिका का बाहरी आवरण होता है, अंदर की आवरण नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति कोशिका का बाहरी आवरण होता है, ध्यान देगा, कोशिका भित्ति कोशिका का बाहरी आवरण होता है, और ये कोशिका का आकार प्रदान करता है, मतलब एक रूप देता है। उसके बाद ये मजबूती प्रदान करता है। मजबूती का मतलब बाहर से रहेगा तो मजबूत इसको रखेगा ना, बाहर से तो मजबूत रहेगा। तो ये कोशिका भित्ति जो होता है वो कोशिका का बाहर रहता है, ये कोशिका का आकार प्रदान करता है और कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, यानी कोशिका को मजबूत रखता है अंदर बाहर रख के। चलिए, अब ये कोशिका भित्ति होता है ना, वो पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में, किसमें पाया जाता है? पादप, हाँ, पादप कोशिका में नहीं बोले, पादप में। यानी कोशिका भित्ति जो है वो पेड़ पौधे में पाया जाता है, इंसान में नहीं पाया जाता कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति जो होता है ना, वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। लेकिन पादप के साथ साथ ये जीवाणु में भी पाया जाता है, और जीवाणु के साथ साथ ये कवक में भी पाया जाता है। तो मुख्य रूप से पादप में पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा जीवाणु में भी पाया जाता है, कवक में भी पाया जाता है। लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता साहब, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अब क्वेश्चन को पूछा है, कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित रहता है, मतलब कोशिका भित्ति किसमें नहीं रहता है? तो कोशिका भित्ति पादप में रहता है, जीवाणु में रहता है, कवक में रहता है, लेकिन जंतु में नहीं रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतु। क्वेश्चन के हिसाब से कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से होता है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा ना, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? ये होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब कहने का मतलब आए दिन हम लोग देखते क्या करते हैं, जैसे बहुत से जानवर है, कभी कभी देखते हैं कुछ लोग गाय को मार देता है और वो बेरहमी से मारता है, कि कोई कुत्ते को मारता है, कोई जानवर को मारता है। तो कहा गया है कि जानवरों के प्रति, जानवरों को जो मारा जा रहा है जैसे तैसे करके, उसके साथ जो गलत हो रहा है, आपको बताया था ना, रोड पर जानवर को चलने की स्वतंत्रता है। आप रोड पर बाएं चलिए, संविधान में लिखा हुआ सड़क का जो नियम होता है ना, सड़क परिवहन का, तो परिवहन के नियम में इंसान दाएं नहीं चलेगा, बाएं चलेगा। यानी आप इंसान है ना, तो रोड पे आप चलिएगा बाएं, दाएं नहीं चल सकते हैं। लेकिन कुत्ता और जानवर, इसका कोई दाएं बाएं नहीं है, ये चलेगा, आप उसको धक्का नहीं मार सकते हैं। अगर आप उसको धक्का मारते हैं तो दोषी आप है, वो नहीं है। तो रॉन्ग साइड में रहे चाहे राइट साइड में रहे। तो सड़क के नियमावली में कहा गया है कि सड़कों पर जानवर को चलने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी लेकर चल रहा है तो वो समझे कि जानवर को हम बचा के चले। अब उसी तरह से हमारे देश में जानवर को जैसे तैसे मारा जाता है, तो जैसे तैसे मारा जाता है, तो यही पूछा है कि जानवर के प्रति जो क्रूरता जो हो रही है उसका रोकथाम तो होना चाहिए ना। तो उसकी रोकथाम को किस सूची में रखा गया है? तो उसकी रोकथाम को रखा गया है समवर्ती सूची में। ऐसे देखिए केंद्र सूची में क्या क्या है, जो केंद्र सूची में सेना है साहब, केंद्र सूची में सेना है, केंद्र सूची में परमाणु परीक्षण है, परमाणु परीक्षण है केंद्र सूची में। केंद्र सूची में दूसरे देश के साथ समझौता है, दूसरे देश के साथ समझौता है। तो केंद्र सूची में सेना है, परमाणु परीक्षण है, दूसरे देश के साथ समझौता है, रेलवे है, ये सब के सब केंद्र सूची में है। बल्कि राज्य सूची की अगर बात किया जाए तो राज्य सूची में पंचायत है, अगला वीडियो में बताए होंगे। राज्य सूची में क्या है? पंचायत है। राज्य सूची में अस्पताल है, अस्पताल है। राज्य सूची में पुलिस है, क्या है? पुलिस है। राज्य सूची में पुलिस है, ये सब राज्य सूची में है। और जहां नागरिकता जो है ना, वो केंद्रीय सूची में। नागरिकता याद रखिएगा, नागरिकता किसमें है? केंद्र सूची में। किसी व्यक्ति को नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। समवर्ती सूची में देखिए, समवर्ती सूची में क्या है, जो आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन इसमें है। जनगणना इसी जनसंख्या नियंत्रण बोलते हैं ना, जनसंख्या नियंत्रण इसी में है। परिवार नियोजन इसी में है साहब, परिवार नियोजन इसी में है। और ये कृषि इसमें है जी, इसमें कृषि इसमें है राज्य सूची में। शिक्षा इसमें है समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में शिक्षा है। वन समवर्ती सूची में है, बंदरगाह समवर्ती सूची में है। अब बात करें शिक्षा और वन की ना, तो वन और शिक्षा पहले राज्य सूची में था, समझ ना। कहने का मतलब ये वन और शिक्षा जो है ना, वो पहले राज्य सूची में था, लेकिन 42वां संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में इसको लिया गया समवर्ती सूची में घिस के, समझ ना। बल्कि आज भी विद्यालय जो है ना वो राज्य सूची में है, शिक्षक राज्य सूची में है,
लेकिन शिक्षा जो है ना वो संवर्धित सूची में है। पहले ये रॉ सूची में था, लेकिन 1976 इसमें 42वां संशोधन द्वारा इसको लिया है संवर्धित सूची में। 10वां क्वेश्चन कह रहा है विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा 13 देश से होकर गुजरती है। कितना देश से? 13 देश से। कितना देश से? 13 देश से। अब देखिए विषुवत रेखा जो है ना पृथ्वी के बीच में 20 होकर गुजरती है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और हाँ ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है साहब। एक दक्षिणी अमेरिका हो गया, एक दक्षिणी अमेरिका हो गया, एक हो गया अफ्रीका, एक हो गया अफ्रीका और एक हो गया एशिया। एक हो गया आपका एशिया। ये क्या हो गया? एशिया। तो ये 3 महाद्वीप से, दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से। दक्षिणी अमेरिका फिर से लिखते हैं, छोड़ो नहीं दिख रहा बढ़िया से। ये विश्व, हाँ देखा, ये हो गया विषुवत रेखा ना, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा हो गया। पूछा है कि पूरी धरती पर तो 7 महाद्वीप है, लेकिन 7 महाद्वीप में 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप में आपका एक महाद्वीप हो गया दक्षिण अमेरिका। कौन हो गया? दक्षिण अमेरिका। दूसरा हो गया अफ्रीका, अफ्रीका हो गया। और तीसरा हो गया आपका एशिया। तीसरा क्या हो गया? एशिया हो गया। यानी विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा 3 देशों से, 3 महाद्वीपों से गुजरती है। 3 महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, जिसमें दक्षिणी अमेरिका के 3 देश से, अफ्रीका के 7 देश से और एशिया के 3 देश से। तो कितना हुआ? 7 3 10 3 13, 13 देश हुआ ना। तो विषुवत रेखा कितने देश से होकर गुजरी? 13 देश। 13 देश ना। अब अगर महाद्वीप पूछे तो 3। दक्षिणी अमेरिका का कितना देश? ऐसे ना कि पूछ दिया कि अफ्रीका के कितना देश से, अफ्रीका के 7, एशिया के 3 देश। इसको यहीं पे रोकते हैं, बाकी